आपको बायो पढ़नी है, ना आपको फ़िज़िक्स की जो थ्योरी है वो पढ़नी है, ना आपको केमिस्ट्री की थ्योरी मुझे आ रहे हैं और बड़े आराम से मैं टिक करते जा रहा हूँ। विद इन टाइम मेरा पेपर कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। इतनी आपको टेंशन होगी, इतनी टेंशन होगी, इतनी टेंशन होगी कि वो टेंशन आप एग्ज़ाम में लेके बैठेंगे अपने साथ और हर सवाल करते हुए आपको वो टेंशन होगी और आपका पूरा पेपर जो है वो मैसअप हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। तो फाइनली वो मौका आ चुका है, वो लम्हा आ चुका है जिसका सबको इंतज़ार था और बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट आई कि सर प्लीज़ मोटिवेशनल वीडियो बनाइए, प्लीज़ कोई स्ट्रेटजी की वीडियो बनाइए। आखिरी दिनों में हम बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार ये तो मस्ट नीडेड वीडियो है। बहुत सारे बच्चे वाकई परेशान हैं और कुछ बातें मेरे जहन में भी आ रही थी जो कि मैंने फ़ॉलो की थी आखिरी दिनों में और जिन्हें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुमकिन है आपको कहीं और से ना मिले, तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने एंट्री टेस्ट से पहले 29 नवंबर से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि आप कब देखते हैं, बस आप इस वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। इससे मुमकिन है आपने जितनी भी मेहनत की अपनी पास्ट के दिनों में और जितना भी आपको टेंशन का सामना करना पड़ा है, तो वो तमाम एफ़र्ट्स और वो तमाम जो आपने लगन के साथ मेहनत की है और जो अपनी स्ट्रेटजी जितनी भी सही इस्तेमाल की हैं, तो उनका मैं चाहता हूँ कि आपको एटलीस्ट सिला ज़रूर मिल जाए। और अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं किया तो मुमकिन है कि आपको मेहनत करने के बावजूद, क्योंकि आखिरी दिन बड़े क्रूशियल होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर इन दिनों में हमने इसको यानी कि अपने ब्रेन को अगर सही इस्तेमाल नहीं किया, सही यूटिलाइज़ नहीं किया, तो मेहनत करने के बावजूद कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ अपने आखिरी दिन की। हमारे एंट्री टेस्ट से पहले लास्ट जो डे था, यानी अगले दिन एंट्री टेस्ट था, तो आखिरी दिन में आई थिंक मगरिब की नमाज़ से पहले पढ़ रहा था और हर जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उसकी वजह से डेफ़िनेटली इरिटेशन हो रही थी, पढ़ा नहीं जा रहा था मुझसे। लेकिन मैंने अपने घर वालों को कंप्लेन नहीं की कि यार मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा और ये लोग तो शोर कर रहे हैं। लेकिन मेरे पापा को फ़ील हुआ कि वाकई शोर बहुत ज़्यादा है और इससे पढ़ा वाकई नहीं जा रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया, अब डेफ़िनेटली पेरेंट्स तो हाइपर सेंसिटिव होते हैं अपने बच्चों के मामले में, और ख़ास तौर पे तब जब अगले दिन इतना इम्पॉर्टेंट जो है वो टेस्ट हो। अब वो पापा बाहर चले गए और बाहर जाने के बाद उन्होंने बच्चों को जो सुनाई है कि कल मेरे बच्चे का टेस्ट है और तुम यहाँ पर पटाखे फोड़ रहे हो, शोर कर रहे हो, उससे पढ़ा नहीं जा रहा, कैसे वो जाके अगले दिन टेस्ट देगा। और बच्चे फ़ौरन वहाँ से भाई जो है वो उड़न छू हो गए। ये फ़ील किया कि मुझे इतना फ़िक्र नहीं थी कल के टेस्ट की, और मैंने ना मना किया और ना मैंने उनको कुछ बोला, ना अपने पेरेंट्स को कंप्लेन की। लेकिन पेरेंट्स इतने फ़िक्रमंद हैं कि फिर मुझे मोटिवेशन मिली इससे कि यार कल तो कुछ भी हो जाए अच्छा परफॉर्म करके आना है, कुछ भी हो जाए सिलेक्शन अपनी करवा के आनी है। यही मोटिवेशन मैं चाहता हूँ आप लोगों के अंदर भी हो। पीछे जो जो कुछ भी हो चुका है उसको भूल जाएँ, अभी ये आप लोगों का इम्तिहान है। मैं अभी स्टेप बताऊंगा नहीं कि ये स्टेप 1 बता रहा हूँ, स्टेप 2 बता रहा हूँ। अब मैं बस बगैर स्टेप्स के जस्ट लाइक का कैजुअल डिस्कशन आप लोगों के साथ, आप खुद ही पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा जो बताने वाला हूँ मैं। देखिए, अब जो पीछे हो चुका है तो उसको सबसे पहले आपको भूलना है। 2 बच्चों की तस्वीर आपके सामने उम्मीदें आ रही होगी, तो ये ज़रा गौर से देखें कि एक बच्चा थर्ड आने के बावजूद भी खुशी का इज़हार कर रहा है और एक बच्चा फ़र्स्ट पोजीशन लेने के बावजूद भी परेशान है और उसको देख के जो है वो अफ़सोस का शिकार हो रहा है। तो ये डिफ़रेंस क्यों आया है? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। पीछे जो हो चुका है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अभी भी टेंशन में होंगे, अभी भी ज़्यादा परेशान होंगे, अभी भी जो है वो कोस रहे होंगे गवर्नमेंट को, ये क्या पॉलिसी बनाई थी और इस तरह हमारे साथ कर दी, हमने तो इतनी तैयारी की थी, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अक्लमंद होंगे, तो वो ये सोच रहे होंगे कि यार भले टाइम डिले हो रहा है क्योंकि इस पे तो हमारा कोई जो कोर्ट जो डिसाइड करेगा, और जितनी भी पिटिशंस जो है वो कोर्ट में गई थी तो वो तो अपना काम प्रॉपर तरीके से हो रहा था। तो कुछ बच्चे डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि यार हमें तो टाइम ज़्यादा मिल रहा है ना अपनी प्रिपरेशन करने का, और ये सोच के वो खुश हो रहे होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको भी अपनी थोड़ी सी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर लें। अभी आप ब्लेमिंग वाली और इल्ज़ाम लगाने वाली और कोसने वाली अपनी मैंटेलिटी से बाहर निकल के अपनी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करें। फुल पॉजिटिव मैंटेलिटी के साथ आप जो है वो एंट्री टेस्ट देने के लिए जाएँ कि मैंने जो बिल्कुल तैयारी की है, मुझे अपने आप पे भरोसा है, मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, जो होगा इंशाल्लाह मेरी बेहतरी के लिए होगा और मुझे अपनी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। तो पहली बात आपको इस बात का ख़्याल रखना है, क्योंकि माइंडसेट जहाँ आपका तब्दील हो गया वहीं से आपकी कामयाबी के फ़ैसले भी होते हैं और वहीं से आपकी नाकामी के फ़ैसले भी होते हैं। आखिरी दिन जो मैंने अपना ज़िक्र किया ना, कि आखिरी दिन में जो मगरिब से पहले जो मैं कर रहा था, तो वो मैं क्या कर रहा था एक्चुअली। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर आखिरी दिन हम क्या पढ़ें, सारे रिवाइज़ करें या क्या करें? देखिए, आखिरी दिन कुछ भी हो जाए आपको रिवाइज़ तो करना ही नहीं है। एक बात,
ना आपको बायो पढ़नी है, ना आपको फ़िज़िक्स की जो थ्योरी है वो पढ़नी है, ना आपको केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़नी है। आपको आखिरी दिन कुछ भी रिवाइज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिलीव करें, ट्रस्ट कर लें। मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि आखिरी दिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िक्स की या फिर केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है, और वो भी उन प्रॉब्लम्स की जो कि आपको ऑलरेडी ना आती हों। ऐसा नहीं कि आपको अपने जो सिलेबस की प्रॉब्लम्स हैं आपने वो उठा के सॉल्व करने शुरू कर दी दोबारा से। भई वो तो आपको पहले ही आती थी ना, अब तो आपको वो सॉल्व करना है जो आपको नहीं आती। इसीलिए मैंने आखिरी दिन के लिए वो प्रॉब्लम्स बचा के रखी थी कि जो मैंने पहले दिन की प्रैक्टिस नहीं की या इतनी नहीं की जितनी मुझे वो प्रॉब्लम्स का पूरा मेथड जो है वो रटा हुआ है। तो आखिरी दिन मैंने वो प्रॉब्लम्स एक जगह रखी हुई थी कि ये मैंने आखिरी दिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए उठा के रखी हैं, और मैं इनको पहले इतना जो है वो लिफ्ट नहीं कराऊंगा। तो इसी तरह आपको भी आखिरी दिन सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िक्स की प्रॉब्लम्स याद करनी है। इसकी वजह एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप फ़िज़िक्स की प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप्स की उस आखिरी दिन जो है वो सॉल्व करेंगे तो आपके रिफ्लेक्सेस बन चुके होंगे। तो अगले दिन अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कि सिलेबस में या तो गिवन ना हो, क्योंकि अब पूरा नेशनल एमडीकेट तो सारे सिलेबस को मिला के ये देंगे, तो ऐसा कम ही होगा कि आपको किसी एक बोर्ड से प्रॉब्लम मिले। तो मुमकिन है एक ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने जो आपने पहले ना देखी हो, तो इसीलिए वो मेथड, वो तरीका, वो आपको आना चाहिए। तो रिफ्लेक्सेस डेवलप करने के लिए आप आखिरी दिन अपनी जितनी हो सके फ़िज़िक्स की प्रॉब्लम ज़रूर आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अप्लाई द लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन। भाई ये लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन ऐसी चीज़ है जिसको मैंने ख़ुद बहुत जगहों के ऊपर फॉलो किया है, और जिसको फॉलो करने की वजह से मेरे बहुत सी चीज़ें मैंने एकम्प्लिश की अपनी ज़िंदगी में, मैं आपको बता नहीं सकता। और अनबिलीवेबल चीज़ें हैं जिनका मुझे यकीन भी नहीं था कि यार ऐसा हो सकता है, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं है, जिसमें मैं शक में पड़ा हुआ था। तो वहाँ भी जब मैंने लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को अप्लाई किया तो वहाँ पर मुझे नतीजे मिलना शुरू हो गए। अब यहाँ पे क्या तरीका है लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को फॉलो करने का? लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को फॉलो करने का तरीका ये है कि आपको एक दिन पहले, यानी कि टेस्ट से एक दिन पहले जब आप सो रहे हों, सोने का टाइम आ गया हो, तो उस वक्त आपको थोड़ी देर 15-20 मिनट तक आपको वो तमाम चीज़ें रिकॉल करना है, छोड़ दें। आपको वो तमाम चीज़ें सोचनी हैं जो कल आपके साथ होने वाली हैं, और एक अपना पॉजिटिवली फ्यूचर आपने अपना क्रिएट करना है, ठीक है ना? पॉजिटिव फ्यूचर आपने अपना क्रिएट करना है। वो आपने कोट तो सुना होगा कि द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। तो ये क्रिएशन अपनी फ्यूचर की आपको पहले से अपने दिमाग में करनी है। कैसे? कल मैं सुबह उठूँगा, बिल्कुल टाइम पे उठूँगा, ये आपको सोचना है और अपने इमोशंस में लाके उसको फ़ील करना है। मैं कह रहा हूँ बार-बार, ये आपको बातें कोई नहीं बताएगा, बहुत माइनर सी बातें ज़रूर हैं लेकिन इनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है। आपने सोचना है कल मैं सुबह उठूँगा, बिल्कुल फ्रेश उठूँगा, ऑन टाइम उठूँगा, वक्त पर उठ जाऊँगा, और पॉजिटिव फीलिंग के साथ में उठूँगा सुबह, और बिल्कुल वक्त में जाऊँगा, और जाने के बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स होऊंगा, और रिलैक्स वहाँ पर मैं पहुँचूँगा, और आराम से मैं टेस्ट में बैठूँगा। वहाँ पर जाके कोई परेशानी मुझे नहीं होगी, कोई कल दुश्वारियाँ मेरे सामने नहीं आएंगी, सारा चीज़ें स्मूथली हो रही होंगी। और वहाँ पे जाके फिर आपको सोचना है, आपके दिमाग में चल रहा होगा मैं टेस्ट देने के लिए बैठ चुका हूँ, टेस्ट पेपर मेरे सामने आ चुका है, और फिर आपको सोचना है कि जितने भी सवाल हैं सारे सवाल मुझे आ रहे हैं, और बड़े आराम से मैं टिक करते जा रहा हूँ। विद इन टाइम मेरा पेपर कंप्लीट हो गया है, और वही फीलिंग्स जो एक विद इन टाइम अच्छा पेपर करने वाले बच्चे की फीलिंग्स होती हैं, तो वो फीलिंग्स आपको पहले से ही रात को सोने से पहले अपने अंदर लेकर आनी है। और पेपर ख़त्म करने के बारे में आपको सोचना है कि पेपर ऑन टाइम मैंने जो है वो इन्विजिलेटर को सबमिट करवा दिया है, और उसके बाद वापस मैं खुशी आया हूँ अपनी फैमिली के पास। मैंने सबको बताया है कि मेरा इतना अच्छा पेपर हुआ है, और फिर आपने कीज़ देखी, आंसर कीज़, तो उसमें भी आपके 90% 95% जवाब जो है वो सही थे। तो ये पूरी आपको अगले दिन का जो एक फ्यूचर है वो आपको पहले से पॉजिटिवली अपने माइंड में क्रिएट करना है, और इसको आप जितना बड़ा कर सकते हैं, इस इमेज को अपने दिमाग में वो करें, जितना इमोशंस फील कर सकते हैं वो करें, कि आवाज़ें वो आ रही होंगी वहाँ पर, इंटरटेस्ट का माहौल, जितना ज़्यादा आप नेगेटिवली नहीं करना, पॉजिटिवली करना है, जो कि आपके अगर नेगेटिवली कर लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना? पॉजिटिवली अपने फ्यूचर को क्रिएट करना है। तो दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको आपने अप्लाई ज़रूर करना है एंट्री टेस्ट से एक दिन पहले। ज़रूरी नहीं है एक दिन पहले, अगर आप अभी से भी करना शुरू कर देते हैं, जब आप ये वीडियो देख चुके हैं, तो अभी भी रोज़ाना रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद अगर आप इस तरह एज्यूम करना शुरू कर दें तो इसके और ज़्यादा इफेक्ट आपको मिल सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट वाले दिन आपको जब आप जा रहे हों, कोशिश करें कि अकेले जाएँ। ये मेरी स्ट्रेटजी है, ठीक है ना? कोशिश आपको ये करनी है कि आप अकेले जाएँ, किसी के साथ ना जाएँ।
किसी के साथ जाएंगे, अपने दोस्त के साथ जाएंगे, भाई या बहन के साथ चलें, भाई या बहन तो चलें, वो तो साथ ही होंगे। अगर भाई बहन हैं और उन या कज़न्स वगैरह हैं, उनके साथ आप जा रहे हैं, तो आपने बस ये नियत करनी है कि मुझे किसी से कुछ भी होता है डिस्कस नहीं करना, बस। दिस इज़ फुल एंड फाइनल डिसीजन, ठीक है ना। मुझे किसी के साथ कुछ भी हो जाए डिस्कस नहीं करना, चाहे मुझे उस वक्त आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। मैंने देखा था बहुत सारे मैं जब इंडी टेस्ट में बैठा हुआ था और आसपास सारे जो लड़के लड़कियां थे और वो सारे डिस्कस करने में लगे हुए थे, ब्राउनियन मोशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, अजीब एक खिचड़ी पका रहे होते हैं। आप यकीन करें कि अगर आपको कुछ नहीं आए ना उस वक्त, आप फंस जाएंगे वहाँ पे। इतनी आपको टेंशन होगी, इतनी टेंशन होगी, इतनी टेंशन होगी कि वो टेंशन आप एग्ज़ाम में लेके बैठेंगे अपने साथ और हर सवाल करते हुए आपको वो टेंशन होगी और आपका पूरा पेपर जो है वो मैसअप हो जाएगा। तो इसलिए खुदा अपने आप पर रहम खाएं। उस वक्त आप उस दिन, टेस्ट वाले दिन, आप बिल्कुल भी किसी से डिस्कस करने की कोशिश ना करें। यही मेरी स्ट्रेटजी थी जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। अगली एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप, भले आपने कितनी तैयारी क्यों ना हो, अगर आपके सवालात गलत होना शुरू हो जाते हैं ना, यानी गलत होने का मतलब ये है कि आपको आ नहीं रहे होते, या आपको ऐसा लगता है कि अब मैंने जो सवाल का मैंने जो आंसर की मैंने लगाई है, टिक किया है, वो 100% रॉन्ग होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, और जब आप वो टेंशन जब आपके ऊपर गालिब आ जाती है तो आप यकीन करें आपको जो चीज़ें आती होंगी वो भी भूल जाएंगे, और जो सवाल आपको आते होंगे वो भी आप गलत कर बैठेंगे। तो ये गलती आप कभी ना करें। सवाल अगर कोशिश तो ये करें कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा आता है ना, आप वो करें। अगर आपको सारे सही आते हैं, सारे अच्छे आते हैं, आपको कन्फ्यूजन है कि मैं किस में ज़्यादा अच्छा हूँ, तो आप भले जो इनिशियल जो पैटर्न है टेस्ट का, आप भले उसी से आप शुरुआत कर लें, ठीक है ना। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी बायो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है, इंग्लिश मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए शुरू में आप वो क्वेश्चन करें जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे आपको मालूम हो और जिस पे आपकी ग्रिप सबसे ज़्यादा हो। अगर ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट आपके लिए इक्वल हैं, जिस तरह मेरे लिए आलमोस्ट सारे सब्जेक्ट इक्वल थे, तो मैंने जो एक रूटीन से जो स्टार्ट होता है इंग्लिश, बायो और जो भी रूटीन होती है जो स्टार्टिंग की, तो मैंने उसी से शुरू किया था। मैंने ज़्यादा इसके ऊपर टेंशन नहीं ली थी। तो आपको भी यही करना है। तो ड्यूरिंग अगर सवाल ऐसे हों कि आपको नहीं आ रहे हों, तो बिल्कुल उस वक्त पहले तो आपको यही करना है कि अगर एक रीडिंग के बाद अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चले मैक्सिमम 2 रीडिंग कर लें। अगर 2 रीडिंग के बाद भी आपको नहीं आए सवाल, तो आप स्किप करके आगे चले जाएँ और उस सवाल का नोट डाउन कर लें। अलग से पेपर आपको मिलेगा कि भाई आगे जब मैं सारे सवाल जो मुझे आते होंगे मैं कर चुका हूँगा, फिर जो मैंने लीव कर दिए हैं उनको मैं लास्ट में करूँगा। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम ये हो जाती है बच्चों के साथ, जब आखिरी दिन चल रहे होते हैं, पीछे वाला सारा रिवाइज़ क्योंकि डेफिनेटली वो कर रहे होते हैं, तो एकदम से कोई उनके जहन में टॉपिक आ जाता है, और अब वो टॉपिक अगर उनको नहीं आता ना, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं कि ये टॉपिक तो हमने पढ़ा था 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 हफ़्ता पहले, कल पढ़ा था, और अभी इस टॉपिक को हम भूल गए। फिर वो अपनी रूटीन से हट के दोबारा उस टॉपिक को देखना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद एक और टॉपिक याद आ जाता है। तो ये गलती बार बार जो है वो करते रहते हैं। अब बहुत सारी टॉपिक्स आपको ऐसे होंगे, 100% तो कोई भी एक्यूरेट नहीं होता। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे या बहुत सारी लाइंस आपको ऐसी होंगी जो आपको एट द टाइम आपको याद नहीं आ रही हो, ऑन द स्पॉट आपको याद नहीं आ रही हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप परेशान होने शुरू कर दें। देखिए मैंने तो, क्योंकि हमने तो पूरा MBBS क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें अब बहुत, क्योंकि MBBS का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा होता है MCAT या ECAT से, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती थी जो ऑन द स्पॉट हमें 1-2 दिन पहले एग्ज़ाम से याद नहीं आ रही होती थी, या फिर ऑन द स्पॉट एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता था तब हम कोशिश कर रहे होते थे याद करने की, तब हमें याद नहीं आ रही होती थी। तो मैंने एक हल इसका निकाल लिया, और शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये बात समझ में आ गई, और आप लोगों के साथ ही मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, अगर आपको ऑन द स्पॉट एग्ज़ाम से पहले या 1-2 दिन पहले अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा हो ना कि भाई ये टॉपिक तो मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ा है और अभी मैं इसको भूल गया, तो आपको ये महसूस हो रहा हो कि आपका पता नहीं क्या मसला है, पढ़ के आप भूल जाते हैं, तो इसमें आप परेशान ना हो। आप सिर्फ ये सोचें कि बिलीव भी तो एक चीज़ होती है ना। आप सिर्फ ये सोचें कि जो मैं भूल चुका हूँ ना, तो वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। जो मैं भूल चुका हूँ वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। और बहुत सारी चीज़ें आपको आती होंगी, उन चीज़ों को फोकस करें कि यार ये भी तो मुझे आता है, ये भी तो मुझे आता है। तो जो चीज़ें आपको आती हैं उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, और जो चीज़ें भूल रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ ये जो माइंडसेट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इस माइंडसेट को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम से पहले भी टेंशन में रहेंगे,
आपसे पढ़ा भी नहीं जाएगा, आपकी रूटीन पे डिस्टर्ब होगी, फिर एग्ज़ाम में भी आपको टेंशन होगी, फिर आप उस दिन डिस्कस भी करेंगे, आप किताबें इधर उधर कर रहे होंगे, पेपर इधर उधर कर रहे होंगे बुक्स के, तो अजीब एक जो है वो मामला बहुत ख़राब हो जाएगा आप लोगों के साथ। तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें जो मैंने नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बात समझ में आ गई थी, और आप भी इसको फॉलो करें कि भाई जो आपने, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि जो आप पढ़ चुके हैं डेट्स इट, जो आपने पढ़ लिया वो ठीक है, जो आपको याद है वो ठीक है, जो नहीं याद है उसको छोड़ दें, अपनी रूटीन के मुताबिक चलते रहें। बस ये सोचें कि भाई अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब ये जो मैं भूल गया हूँ ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पेपर में नहीं आएगा। आप भी ये करना शुरू कर दें। अगर आप कोई चीज़ भूल गए तो आप अपने आप को याद दहानी कराएं कि ये तो अनइम्पॉर्टेंट है, ये तो पेपर में आ नहीं सकता। तो अल्टीमेटली आपकी टेंशन खुद ब खुद रिलीज़ हो जाएगी। और अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप रिलैक्स होके जाएँ और मोटिवेटेड होके जाएँ, पॉजिटिव फीलिंग के साथ जाएँ, सही माइंडसेट के साथ जाएँ। जो मैंने आपको स्ट्रेटजीज़ बताई हैं इनको आप फॉलो करें। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। आपको आपकी मेहनत का सिला इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो भई अगर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपको शेयर करने से कोई ना आपके पैसे खर्च होंगे, ना कोई आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। ही ऐसा हो सकता है कि ये वीडियो अगर कोई और देख ले तो वो कामयाब हो जाए और वो आपकी कामयाबी को छीन ले, वो आपकी सीट को छीन ले। तो ये तो मेंटालिटी आपकी जो है वो होनी ही चाहिए। तो आप भरपूर इस वीडियो को शेयर करें। एडवाइसेस मैं आपको लोगों को देना चाहता था, जो मैं चाहता हूँ कि आप इन दिनों के अंदर अपने टाइम को सही यूटिलाइज़ करें, सही स्ट्रेटजी को फॉलो करें। फाइनली जो मुस्लिम्स स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए एक दुआ है। अगर यहाँ पे आपके सामने अगर स्क्रीन पे भी दुआ वो अपीयर नहीं हो रही, तो आप ऐसा करें कि मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फ़ॉलो कर लें, तो मैं इंस्टाग्राम पे वो दुआ इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। क्योंकि अभी अगर यहाँ पे नहीं कर जो है वो वीडियो में अपीयर नहीं हो रही तो उसकी कोई रीज़न होगी। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इंस्टाग्राम पे वो दुआ जो है वो अपलोड कर दूँ। वो उसको आपको पढ़ना है बिफ़ोर द एंट्री टेस्ट। मैं भी उस दुआ को बहुत ज़्यादा पढ़ता था और ड्यूरिंग द MBBS ही बहुत ज़्यादा पढ़ता था। तो नतीजा ये निकलता था कि इतना पढ़ा नहीं होता था, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा मुझे हो जाता था, क्योंकि दुआओं के अंदर तो डेफिनेटली बरकत होती है। तो वो एक बेसिकली कुरान की आयत है। तो वो कुरान की आयत मैं इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे कोशिश करूँगा मैं उस पर शेयर कर दूँ, ताकि आप लोगों तक सबको जो है वो मिल जाए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफ़िज़।